अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुडे के साथ मैं हूं अली जी नकवी और आइए आज हम जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया इनके बीच में आखिर मसले क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए। यूएसए के साथ मुखालफत रखने वाला रशिया एकदम यूक्रेन जैसे छोटे मुल्क के ऊपर क्यों हमलावर हो गया। इसकी एक बहुत सॉलिड रीज़न है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल हम आगाज़ करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट से कि रशिया हमेशा से वार्म वाटर की एक्सेस लेना चाहता था। 1991 में आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर रशिया एक वीक स्टेट बन गया। जो दीगर ममालिक, जो दीगर स्टेट्स उससे अलहदा हुई, वो तगड़ी से तगड़ी होती चली गई। और अमेरिका जो कि रशिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हद तक कोशां था, वर्ल्ड वॉर्स के अंदर आप देख लें या डिफरेंट फैक्शंस देख लें, उसके बाद प्रॉक्सी वॉर्स देख लें, ये सब टेन्योर में रशिया अंदर से वीक और वीक तर होता गया, कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया। जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ तो फिर इट ट्राइड टू राइज लाइक अ फीनिक्स, उसने फिर से अपने आप को उठ खड़ा करने की कोशिश की। आखिर वो न्यूक्लियर पावर तो था, तो उसकी एफर्ट्स बहुत बेहतर रहीं और उसके दीगर जो ममालिक मौजूद थे वो जब जब अमेरिका के हिमायती बनने की कोशिश करते थे, वो जब जब नेटो का या फिर अमेरिकन डिफेंस को सपोर्ट देने की कोशिश करते थे, तो रशिया उससे खासा नालां हो जाता था। और अगर हम बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस का कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि जब भी आप एक पावर को राइज करता देखेंगे तो दूसरी पावर उसको ज़रूर काउंटर करने के लिए आएगी, और ये बैलेंस अगर रहेगा तो फिर न्यूट्रलिटी रहेगी। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, यानी एक ताकत लेट्स सपोज रशिया या अमेरिका बहुत ऊपर चले जाए और दूसरी नीचे आ जाएगी, तो फिर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि दुनिया के अंदर उस राइजिंग पावर का या फिर उस स्टैब्लिश्ड पावर का सिक्का बोलने लग जाएगा। तो जब वो स्टैब्लिश्ड पावर का सिक्का बोलेगा तो क्या होगा, दूसरे जो नीचे लोग हैं वो पिसते चले जाएंगे। लिहाजा दुनिया के अंदर तमाम तर ममालिक अगर चाहते हैं वो किसी एक मुल्क नाम नहाद सुपर पावर के शर से महफूज रहें, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बैलेंस ऑफ पावर रिमेन्स इंटैक्ट। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो उसने अपने हाथ में यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ले लिया। 1991 के बाद ख़ास तौर पर अमेरिका डोमिनेंट रहा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और उसकी ये डोमिनेंस बरकरार रही। फिर इस डोमिनेंस को इकोनॉमिकली चैलेंज करने आता है चाइना। रशिया इन द बैकग्राउंड डिफरेंट एफर्ट्स करता रहा थ्रू न्यूक्लियर बॉम्ब्स, थ्रू बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर वगैरह वगैरह, वार्म वाटर एक्सेस लेने की कोशिश करता रहा पाकिस्तान में जब अफ़गान वॉर हुई, ये सब के अंदर। लेकिन असल में कहानी में ट्विस्ट डाला चाइना ने। वो कैसे? चाइना इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग हो गया और चाइना ने अपनी इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट कर दी अमेरिका के साथ कि अमेरिका इंटरनली वीक होना शुरू हो गया। इकोनॉमिकली जिस स्टेट से ट्रंप को सबसे ज़्यादा वॉट्स मिले थे, वहाँ पर जो फार्मर्स थे उनके ख़िलाफ़ चाइना ने ऐसी टैक्सेशन पॉलिसीज़ लागू की कि वो ओवरऑल एरिया ट्रंप का वॉट जहाँ से पक्का था वो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट होने लग गया। मुख्तसर करें तो अमेरिका एक इकोनॉमिक चैलेंजर देखता है। उसी के बाद अगर हम देखें कि डिफेंस वाइज तो वहाँ पर यूक्रेन का मसला हमेशा से रहा है रशिया के ऊपर। क्रीमिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ मादनियात मौजूद हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इट्स अ पिवटल पॉइंट। इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज़ अगेन ऑफ मच सिग्निफिकेंस। रशिया की नज़र उस पर थी और रशिया ने हाल ही में वहाँ पर इन्वेजन करके उस हिस्से के ऊपर काबिज़ होने की कोशिश की। इसकी एक और वजह यह भी थी कि माजी में यूक्रेन ने ये बारहा कोशिश की कि अमेरिका का डिफेंस इस्तेमाल कर कर अपनी हदूद को स्ट्रॉन्ग किया जाए और रशिया को टफ टाइम दिया जाए, या इन शॉर्ट रशियन इन्वेजन से ख़ुद को बचाया जाए। आईआर की लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रिवेंशन हर मुल्क का राइट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मुल्क अगले मुल्क से बचने के लिए न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लेता है या किसी डिफेंस पैक्ट में शामिल हो जाता है, तो ये उसका राइट है कि वो चाहता है कि प्रिवेंट करे आने वाले ख़तरे को, ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले। यही काम यूक्रेन ने किया। लेकिन रशिया जो कि ऑलरेडी इस ताक में था कि मैं किस तरह से इन रिसोर्सेज को कैप्चर करूँ, प्यूटिन ने इस बहाने के ऊपर, इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर
इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को आगाज़ कर दिया। बहरहाल ये आगाज़ तो कुछ देर पहले से ही हुआ था, इसकी अंदर तगोदो बहुत तेज़ हो गई। अब होता कुछ ये है कि रशिया जो कि दुनिया भर के अंदर ट्रेड वगैरह कर रहा था और दुनियावी मईशत का एक अहम रुकन बना हुआ था, मुख्तलिफ ममालिक उसकी इन्वेजन ऑफ यूक्रेन से नाला हो गए। और अगर प्यूटिन की बात की जाए तो प्यूटिन मुसलसल अपने इस अमल को डिफेंड करता रहा। वो कहता रहा कि ये तो ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए है, हम तो असल में यूक्रेन के अंदर जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उन सबको तबाह करना चाहते हैं। तो ये सब प्रिटेक्स्ट ऑलरेडी अमेरिका भी देता था जब उसने इराक पर हमला किया। यानी हर बंदा, हर मुल्क अपना दिफा इसी तरह से करता है, अपना डिफेंस देता है कि दरअसल हम तो यहाँ पर होने वाली दहशतगर्दी को रोकने आए, हम तो यहाँ पर बनने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रोकने आए हैं। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन वो हमेशा उसके लिए सर फहरिस्त होते हैं। बहरहाल इसका नतीजा ये हुआ ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर कि काफ़ी सारे ममालिक इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुए। ओवरऑल ग्लोबल इकॉनमी पर इसका इम्पैक्ट हुआ। सॉफ्ट इमेज रशिया की पहले ही कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी, वो मज़ीद बदतर होती चली गई। और नेटो और अमेरिकन अलायंसेस ये एक नई शेप में बने। बहरहाल जब लड़ाई बढ़ती है तो फिर मफाहमत के भी नए तरीके सामने आते हैं। तो इसी मौके पर कुछ मफाहमत की निगोसिएशंस के नए पहलू सामने आए और ये एक न्यू टर्न था वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। बहरहाल इस सिचुएशन की वजह से जितने भी ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो भी इफ़ेक्ट हुई। मुख्तलिफ ममालिक ने रशियन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कट ऑफ कर दिया, कई ने करटेल कर दिया। और यही हुस्न है शायद इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स का कि जब भी कोई ऊंच नीच होती है तो आज के इस दौर में जिसको ग्लोबल विलेज कहा जाता है तो वो सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उसका स्कोप बहुत वाइड हो जाता है और वो बढ़ता चला जाता है। खैर देखिए अब ये ऊँट किस रुख बैठता है। अपने होस्ट अली जी नकवी को दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ये टाइज़, ये रिलेशंस, ये मसला किस हद तक बढ़ेगा या कम होगा, या इसका फ्यूचर क्या है, ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ अली जी नकवी फ्रॉम न्यूज़ टुडे साइनिंग ऑफ।